8 अप्रैल 1929 जब दिल्ली की सेशन अदालत सजी हुई थी, उसी समय ऊपर की जो दर्शक दीर्घा थी उसमें से दो नौजवान बड़ी फुर्ती से उठे। उनके हाथों में अखबारों का एक बंडल था और इस बंडल के अंदर उन्होंने बम छिपा करके रखे हुए थे। ये नौजवान कोई और नहीं थे, ये थे शहीद आजम भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त। जिस समय असेंबली की जो कार्रवाई जब चल रही थी, उसके बीच में जो खाली जगह थी, जहां खाली जगह जो थी, जहां खाली बेंच रखे हुए थे, उन लोगों ने उठ करके वहां बम फेंके और बड़े जोरदार नारे उन लोगों ने लगाए। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपेरियलिज्म, के साम्राज्यवाद का नाश और क्रांति अमर रहे। पूरे सभागार के अंदर, उस सेशन अदालत के अंदर भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कोई बेंच के नीचे छुपता है, कोई कुर्सियों के नीचे शरण लेता जाकर के, और कोई पाखाने में जाकर के लोग छुप गए थे। जो अंग्रेज अधिकारी वहां बैठ करके धड़ल्ले से अपना फैसला सुना रहे थे, उन लोगों के चेहरे के ऊपर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ साफ साफ दिखाई दिया। हालांकि इन नौजवानों का जो तात्पर्य था, जो अभिप्राय था बम फेंकने का, वो किसी की जान लेना नहीं था, किसी बहुत बड़े नरसंहार को अंजाम देना भी इन लोगों का काम नहीं था। बाद में जब इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, इन लोगों के हाथों में हालांकि उस समय भरे हुए पिस्तौल थे, और अगर ये लोग चाहते तो बड़े आराम से वहां से भाग निकल सकते थे, परंतु ये लोग अदालत को एक मंच के रूप में प्रयोग करना चाहते थे और पूरी दुनिया के सामने बतलाना चाहते थे कि हम लोगों ने बम क्यों फेंके, और अंग्रेजी सरकार का जो वास्तविक चेहरा था उसको पूरी दुनिया के सामने ये लोग लेकर के आना चाहते थे। अब जो वास्तविक बात उस मुद्दे के ऊपर हम लोग लौटते हैं, तब से लेकर के वर्तमान तक एक बहुत भारी समस्या इस देश के अंदर फैली। कुछ एक विशेष समुदाय के लोगों ने यह कहा इन लोगों को कि ये लोग तो गद्दार हैं, ये लोग तो कायर हैं, ये लोग तो डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, ये लोग तो आजादी की राह में रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, इन लोगों का स्वतंत्रता के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, ये लोग तो दिमाग फिरे हुए लोग हैं, सिर फिरे लोग हैं, जो कहीं भी कुछ भी कर डालने की क्षमता रखते हैं। परंतु शहीद आजम भगत सिंह ने जो उनका जो प्रमुख वक्तव्य जो था, उनसे जब पूछा गया उस सेशन अदालत के अंदर के आपने बम क्यों फेंके, और जो बार बार आप लोग एक नारा लगाते हैं लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, अर्थात क्रांति अमर हो, इससे आपका क्या अर्थ है, साम्राज्यवाद का नाश हो, इससे आपका क्या अर्थ है, और क्रांति, वो जो क्रांति शब्द आप बार बार दोहरा रहे हैं, उस क्रांति से आपका अर्थ क्या है, क्रांति शब्द को आप किस रूप में देखते हैं। और ये अपने आप में जानना यहां बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक इतिहास पुरुष जिसने महज 23 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा खेल दिखा दिया, अपनी मौत का सिक्का फेंक करके पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु दुनिया के हर कोने में भगत सिंह का नाम, उनके नाम की गूंज आज भी सर्वत्र सुनाई देती है। उन्होंने अपना प्रमुख वक्तव्य जब सेशन अदालत के सामने दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति में घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान नहीं होता। भगत सिंह ने क्रांति को जनता के हक में व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखा। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में वहां की जनता द्वारा अपनाया गया लीवी द रिवोल्यूशन का उद्घोष तब से सारी दुनिया के क्रांतिकारियों को उत्साहित करता आया है। इसी की तर्ज पर उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, साथ ही उन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की ललकार भी लगाई। क्रांति यानी व्यवस्था परिवर्तन से भगत सिंह का क्या अर्थ रहा, यह जानने के लिए इन दो नारों से साक्षात्कार जरूरी है। ऐसे स्वीकृत नारे कैसे अर्थ के द्योतक हैं जो एक सीमा तक उनमें पैदा हैं और एक सीमा तक उनमें निहित हैं। क्रांति इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं, लेकिन केवल मात्र इसी के चलते बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। क्रांति का अर्थ परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा से है। लोग साधारणतः जीवन की परंपरागत दिशाओं के साथ चिपक के रह जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से कांपने लगते हैं। यह एक अकर्मण्यता की भावना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है अकर्मण्यता का वातावरण निर्मित हो जाता है और रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। ये परिस्थितियां मानव समाज की उन्नति में बाधा डालने के लिए संगठित न हो सके, इसलिए आवश्यक है पुरानी व्यवस्थाओं को बदल दिया जाए और उनके स्थान पर एक नई व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिससे कि एक आदर्श समाज व्यवस्था इस संसार को बिगड़ने से रोक सके। यह है हमारा अभिप्राय, जिसको हृदय में रखकर हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा ऊंचा करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ महज अंग्रेजी शासकों को देश से भगाना नहीं होता। गदर पार्टी के क्रांतिकारी रहे लाला रामशरण दास की किताब ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह लिखते हैं
एक गदर पार्टी को छोड़कर जिसने अमेरिकी ढंग की सरकार से प्रेरित होकर यह स्पष्ट कहा था कि वह भारत की मौजूदा सरकार को हटाकर उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक प्रकार की पार्टी की स्थापना करना चाहती है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मुझे देश के अंदर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं मिली जिससे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो सके कि वह किस बात के हित के लिए लड़ रही है। अन्य सभी पार्टियों में जो लोग थे वो मैं जितना जानते थे उन्हें विदेशी शासकों से लड़ना है। ये विचार अपने आप में सराहनीय है, लेकिन हम इसे क्रांतिकारी विचारधारा नहीं कह सकते। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्रांति से हमारा आशय केवल खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष नहीं। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालात को पूरी तरह ध्वंस करने के बाद समाज के व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित होती है। जेल की सीखचों में कैद भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा नामक एक दस्तावेज तैयार किया और इसमें भगत सिंह लिखते हैं, बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। जब तक एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब तक पूरी मानवता को उसके कलेशों से छुटकारा मिलना असंभव है, और तब तक समस्त विश्वों के नेताओं के द्वारा विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करना और विकास की बातें करना महज ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हम भारत में भारतीय श्रमिक के शासन से कम करना कुछ चाहते नहीं। भारत में फैले साम्राज्यवादियों और उनके मददगारों को हटाकर जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार हैं आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह जो सदैव एक दूसरे का स्थान लेने के लिए तत्पर या उद्यत रहती हैं। अब भगत सिंह के अंश का जो दूसरा पहलू है उसके ऊपर नजर डाली जाए, वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब यह भगत सिंह लिखते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद से हमारा तात्पर्य केवल मात्र ब्रिटिश शासन साम्राज्य के प्रभुत्व को मिटाना नहीं, बल्कि उन तमाम परिस्थितियों की समाप्ति है जो गैर बराबरी को पैदा करती हैं, जो शोषण को संभव करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक उत्पादक या श्रमिक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व होते हुए भी शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक और पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाने वाला कृषक परिवार आज अपने पूरे परिवार के सहित भूख के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते। भवन निर्माण, लोहारी और बड़े गिरी के कामों में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण करके गंदी बस्तियों में रहने के लिए व्यवस्था है और वही अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी ओर समाज पर गुण की तरह जीने वाला पूंजीपति और शोषक समाज अपनी भयंकर सनक को पूरी करने के लिए अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहा है। समाज में फैली विषमताएं और विकास के अवसरों की कृत्रिम असमानताएं मानव समाज को अराजकता की तरफ ले जा रही हैं। ये परिस्थिति सदैव के लिए नहीं रह सकती। वर्तमान समाज व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई आनंद मना रही है। शोषकों के अबोध बच्चों की भांति हम एक भयंकर दरार के मुख पर बैठे हैं। सभ्यता का यह प्रसाद यदि समय रहते संभाला न गया तो शीघ्र ही चरमरा करके बैठ जाएगा। इसलिए देश को एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और जो लोग इस बात के महत्व को समझते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हुए समाज का पुनर्निर्माण करें। जब तक एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण के, जो कि साम्राज्यवाद के नाम से विख्यात है, समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक पूरी दुनिया को उसके कलेशों से छुटकारा मिलना असंभव है, और तब तक समस्त विश्व के नेताओं के द्वारा विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करना और विकास की बातें करना महज ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। 20 मार्च 1931 पंजाब के गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में इन युद्धबंदियों ने स्पष्ट कहा कि हम युद्ध छिड़ा हुआ है और ये युद्ध जब तक जारी रहेगा जब तक शक्तिशाली लोगों ने, जो पूंजीपति किस्म के लोग हैं, उन्होंने जब तक भारतीय श्रमिकों की आय के साधनों के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है। चाहे ऐसे लोग अंग्रेज पूंजीपति हो, दूसरे अंग्रेज हो, या सर्वदा वो लोग भारतीय ही क्यों न हो, उन लोगों ने आपस में मिलकर के एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून क्यों ना चूसा जा रहा हो, तो भी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि आपकी सरकार भारतीय समाज के मुखियों पर असर डालने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं दे दे अथवा समझौते कर ले, इससे स्थिति बदल नहीं जाती। जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी रहे विजय कुमार सिन्हा के शब्दों में 1905 से लेकर के असेंबली बम कांड तक वंदे मातरम इस देश का प्रिय राष्ट्रीय नारा था। परंतु भगत सिंह के इस नारे इनकलाब जिंदाबाद ने पूरी भारतीय जनता का ध्यान आकृष्ट कर लिया, क्योंकि इसमें बिना समझौते की लगातार लड़ते रहने का दृढ़ संकल्प और दरिद्रता और कष्ट को दूर करने की एक नवीन आशा समुचित व्यक्त होती थी। भारतीय जनता ने इस नारे को बड़ी शिद्दत से स्वीकारा। लाहौर की हाई कोर्ट की अपील में स्वयं भगत सिंह लिखते हैं,
बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति की यही प्रक्रिया हमें क्रांति के उद्देश्यों तक ले जाती है। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। मानव रक्त बहाने की व्यवस्था पर हम दुखी हैं, लेकिन क्रांति के द्वारा सबको समान न्याय दिलाने और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों के बलिदान का होना अनिवार्य है। और अब अंततः अपनी बात करते हैं। आज के अपने समाज पर नजर डाली जाए तो गैर बराबरी तीन तीखे रूपों में हमारे जीवन को आतंकित किए हुए है। स्त्री और मर्द के बीच का भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर आक्रामकता, अमीर और गरीब के बीच की खाई। बराबरी की इन्हीं मंजिलों को पाना इनकलाब जिंदाबाद हुआ। उसी प्रकार एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण की तीन सर्वाधिक जानलेवा प्रचलित प्रणालियां हैं: मुनाफखोर बाजार, सर्वव्यापी भ्रष्टाचार और राष्ट्रवादी युद्ध। इन्हें अपने देश, समाज और पूरी दुनिया से बाहर निकालना साम्राज्यवाद मुर्दाबाद है। अगर आप चाहें तो प्रतिदिन इस कवायद में अपनी भूमिका अदा करके प्रतिदिन इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद किया जा सकता है। जिस समय शहीद आजम जी भगत सिंह जी पैदा हुए, उस समय राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों के अंदर झगड़ा पड़ा था। भारत मां खून के आंसू करहा रही थी। उस समय आवश्यकता ऐसे नौजवानों की थी जो अपने स्वार्थ को पीछे रखकर राष्ट्र हित में सोचे और अपने बलिदान दें। उन लोगों ने वही किया, स्वयं की आहुति डाल करके राष्ट्र को आजाद कर दिया, गुलामी की बेड़ियां तोड़ करके चले गए। और आज भी उन लोगों के नाम हमारी जुबान के ऊपर अमरता से लिए जाते हैं। वो इसी योग्य थे, वो पूजनीय थे, वो अनुकरणीय थे। परंतु आज भी चारों तरफ अन्याय, अभाव और अत्याचार फैला हुआ है। क्रांतिकारियों ने जिस भारत की कल्पना की थी वो आज उसका निर्माण ही नहीं हो पाया। आज सर्वत्र भ्रष्टाचार फैला है, युवाओं के पास करने के लिए काम नहीं है, शिक्षण संस्थाओं की बहुत बुरी हालत है। और जाकर के चिकित्सा पद्धति को ले लीजिए, लोगों को मरने के लिए सरेआम छोड़ दिया जाता है। हर व्यक्ति आज भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। जिस शासन की कल्पना के गोरे व्यक्तियों से छूट करके काले व्यक्तियों के हाथों में बागडोर आ जाए, ऐसी आजादी के लिए वो लोग नहीं लड़े, ऐसी आजादी की कल्पना उन लोगों ने नहीं की थी। उनसे ज्यादा शोषण आज हमारे अपने लोग इस राष्ट्र, इस मातृभूमि का कर रहे हैं। आवश्यकता आज भी है बहरे कानों में अपनी गूंज डालने की। आज भी उन बहरे गानों में उस क्रांति रूपी वैचारिक धमाके करने की पुरजोर आवश्यकता है, और तभी जाकर के हम सफल हो पाएंगे। और जिस दिन हम लोग इस कार्य को करने में सफल हो गए, उस दिन चारों ओर से आपको एक ही गूंज सुनाई देगी, और वो गूंज ये होगी कि भगत सिंह के खून का असर देख लेना, भगत सिंह के खून का असर देख लेना, और मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।